Good morning, my dear students. Today we start the further lecture on the life process, nutrition process. कल हमने सारे लाइफ प्रोसेस के बारे में देख लिया कि कितनी सारी लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी में चलती हैं, जो कि बहुत जरूरी है ताकि हम अर्थ के ऊपर सस्टेन कर सकें. ठीक है, बॉडी में कितनी सारी टाइप की लाइफ प्रोसेस चलती हैं हमने वो भी देख लिया. ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को वही लाइफ प्रोसेसेस न्यूट्रिशन फेज प्लांट्स में भी समझाया, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था फोटोसिंथेसिस. कल हमने अपना टॉपिक यहीं पर स्टॉप किया था, फोटोसिंथेसिस, एंड डेफिनेशन वगैरह नॉर्मल सी बात है, हमें बचपन से ही पता है इसकी डेफिनेशन. फर्दर आज मैं आपको इसका कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग समझाती हूँ. ध्यान देना बच्चों, फोटोसिंथेसिस नॉर्मल सी बात है, वी ऑल नो द प्रोसेस व्हिच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो इस हिसाब से देखा जाए फोटोसिंथेसिस के दौरान दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं. एक तो होती है लाइट रिएक्शन और जो दूसरी होती है दैट इज डार्क रिएक्शन. क्लियर? अब इसके बेस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे एनटीएसी लेवल या फर्दर एनएसजीएसी लेवल, इस तरीके के एग्जाम्स के अंदर. अच्छा, एनएसजीएसी लेवल जो है वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है बिकॉज उसमें हमें 12th लेवल तक का पढ़ना है, और जो यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो लिटिल बिट आपके 12th लेवल तक टच करेगा अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे. ठीक है, चलिए, फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, दो तरीके से. फोटो, ठीक है, समझ आ गया, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. बट वही फोटोसिंथेसिस जब लाइट प्रेजेंट नहीं होती, मतलब रात के दौरान, ड्यूरिंग नाइट, दैट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन. क्लियर हो गई बात? चलिए, अब सबसे पहले हम लाइट रिएक्शन को समझते हैं. हम सबसे पहले जानेंगे बेटा लाइट रिएक्शन को. क्लियर? लाइट रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. क्लियर? सबसे पहली चीज ये चलेगी सनलाइट की प्रेजेंस में. जब तक सनलाइट प्रेजेंट है तब तक लाइट रिएक्शन चलेगी. इसका साइट क्या है, मतलब ये लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? चल, एक चीज 9th क्लास में आपने बहुत अच्छे से प्लास्टिड पढ़ा था, हमने डिटेल में उस प्लास्टिड को पढ़ा था. क्लियर? लिटिल बिट एक थोड़ा सा रिवाइज और कर लो कि हमने प्लास्टिड में क्या क्या देखा था. We all know plastid क्या है. Plastid is a pigment which is basically present in plant cells. ये animal cells में तो present नहीं होते. ठीक है, कुछ इस तरीके के हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे. इसके अलावा डीएनए भी प्रेजेंट होता है. हमने ये भी जाना था कि सेल के अंदर प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दे इटसेल्फ हैविंग देयर ओन डीएनए. अब ये this is called granum and the single one is called thylakoid. क्लियर? ये क्या है? एक बहुत पतली मेम्ब्रेन है. लास्ट क्लास में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि प्लास्टिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही फाइन मेम्ब्रेनस लेयर प्रेजेंट होती है एक के ऊपर एक. जैसे 5 रुपीज का कॉइन या 1 रुपी का कॉइन जब हम एक के ऊपर जमा देते हैं तो इट बिकम अ स्टैक. सेम ऐसे ही मेम्ब्रेन, फाइन मेम्ब्रेन लेयर भी स्टैक बनी हुई है. और सिंगल मेम्ब्रेन लेयर को थाइलाकोइड बोलते हैं एंड द ओवरऑल थाइलाकोइड की जो पूरा एसोसिएशन है उसको बोलेंगे हम ग्रैनम. क्लियर? इसके बाद ये जो इंटायर ग्रैनम है वो कहाँ प्रेजेंट है? प्लास्टिक के अंदर लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है व्हिच इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा. क्लियर? इसके बाद ये बात करें तो दीज आर राइबोसोम्स. और जो कनेक्शन लिंक होती है दो ग्रैनम के बीच की, दिस इज कॉल्ड एज लैमेला, है ना. और ये डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, एंड दिस इज कॉल्ड डीएनए. क्लियर? तो ये कुछ स्ट्रक्चर है अपना प्लास्टिड का जो कि प्लांट की सेल्स में प्रेजेंट होता है. अब यही आपको इसलिए मैंने डायग्राम बनाया ताकि आपको पता चले कि ये जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ चलती है. दिस लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द ग्रैनम. ये कहाँ? ग्रैनम
ऑफ थाइलाकॉइड। क्लियर? कुछ भी बोल सकते हैं। They take place in thylakoid membranes or they take place in the granum. ये ग्रैनम में प्लेस करता है या थाइलाकॉइड में, बात एक ही है। क्लियर? ठीक है। अब ग्रैनम इज कॉल्ड एज अ सिंगल स्टेक, और जब कंबाइनली बोलेंगे, सॉरी कंबाइनली बोलेंगे ग्रैनम, सिंगल स्टेक को हम बोल सकते हैं ग्रैना, तो कई बार ग्रैना भी लिखा हुआ होता है। क्लियर? चलिए अब अदर थिंग हम देखते हैं कि लाइट रिएक्शन का अनदर नेम क्या है। इसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसको हिल रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हिल रिएक्शन है, किसी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया होगा, और वो साइंटिस्ट का नाम क्या है? रॉबर्ट हिल। इट वाज गिवन बाय और डिस्कवर बाय, ठीक है, गिवन बाय नहीं लिख सकते हम, डिस्कवर लिखेंगे, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल। क्लियर? चलिए, तो लाइट रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में कहां होता है? प्लास्टिक के अंदर जो ग्रैनम है, रीजन, उस जगह पर ये प्लेस करता है। जो मेम्ब्रेनस लेयर्स है उसके अंदर लाइट रिएक्शन चलती है, और उसका दूसरा नाम है हिल रिएक्शन, व्हिच वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हिल। तो उनके ही नाम पर ये रिएक्शन का नाम दिया गया है, हिल रिएक्शन इसको दे दिया गया है। अब फर्दर देखें तो इनमें इस रिएक्शन के अंदर 3 स्टेप्स में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, अब 3 रिएक्शन कौन कौन सी है हम वो बात करते हैं। First one is photo excitation of chlorophyll molecule. सबसे पहले रिएक्शन में क्या होगा, हमने कल भी जाना, हमने नॉर्मल तरीके से हमने कल फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जानी थी, जिसमें हमें मालूम है कि सनलाइट की एनर्जी को क्लोरोफिल क्या करता है? कैप्चर करता है। अब कैप्चर कैसे करेगा? यही वो फर्स्ट स्टेप है कि फोटो एक्साइटेशन हो जाता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का। सी क्या? सनलाइट की एनर्जी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जब जैसे ही लीव्स के ऊपर सनलाइट की एनर्जी पड़ती है, तो वो किसके फॉर्म में? एक एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में। ये जो सनलाइट की एनर्जी है ना, क्लोरोफिल किसके फॉर्म में कैप्चर कर रहा है? कैप्चर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स। ठीक है, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में, जिसको क्या बोला जाता है? कॉल्ड एज फोटॉन्स। क्वेश्चन बन के आता है इससे, ठीक है, कि name the substance, या name the molecules, या name the substance in which the chlorophyll takes energy, or the chlorophyll captured the sunlight in the form of which molecule or which substance? The answer is photon. ठीक है, क्लोरोफिल जैसे ही लीव्स पर सनलाइट पड़ी, दैट पर्टिकुलर क्लोरोफिल वो एनर्जी के, सनलाइट के थ्रू जो एनर्जी आ रही है उसको एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में कैप्चर कर लेता है, जिसको कि फोटॉन्स बोलते हैं। एंड इसके बाद ये क्या हो जाएगा? फर्दर रिएक्शन में एक्साइट कर जाती है एंड गेट एक्साइट इन फर्दर रिएक्शन। क्लियर? ये जो क्लोरोफिल है फोटॉन्स को कैप्चर किया एंड देन रिएक्शन में फर्दर आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए फोटो एक्साइटेशन का मतलब क्या हुआ? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का रिएक्शन के से एक्साइट कर जाना विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। जैसे कोई एनर्जी मिली, तुरंत वो मॉलिक्यूल क्या हो गया? जंप करके दूसरे रिएक्शन में चला गया। ठीक है, फर्दर रिएक्शन मूव कर गई। नाउ सेकंड रिएक्शन इज फोटोलाइसिस। जो सेकंड स्टेप है वो क्या है? फोटोलाइसिस, जिसके बारे में हमने कल ही बात करी थी। फोटोलाइसिस मैंने आपको बता दिया था किस प्रकार जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इसमें जानना ये है कि ये प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस में होता है? मतलब वाटर का फोटो ऑक्सीडेशन या वाटर का ऑक्सीडेशन या वाटर के मॉलिक्यूल का फोटोलाइसिस
किसके प्रेजेंस में होगा? प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड क्लोरीन आयंस, इनकी प्रेजेंस में ही फोटोलाइसिस होगी। क्लियर? अब जो हमने कल फोटोलाइसिस की बात करी थी जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गया था, ऑक्सीजन रिलीज हुआ था, 4 हाइड्रोजन के आयंस, 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए थे, ठीक है? तो वो किसके प्रेजेंस में? मैग्नीशियम एंड क्लोरीन आयंस की प्रेजेंस में। लाइक जैसे कि एक रिएक्शन के लिए कैटालाइस्ट जरूरी होता है, सिर्फ इसी तरीके से ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं और इनके प्रेजेंस की वजह से ही पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल्स का फोटोलाइसिस हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है उनका, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी आ गई हमारी? फोटोफॉस्फोराइलेशन। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो फोटोलाइसिस हो रहा है, दैट पर्टिकुलर ऑक्सीजन रिलीज हो गई, फर्दर वो क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन जो रिलीज हुई है इसके अंदर, अगर आप रिमाइंड करो कल के लेक्चर को, तो एंड में क्या रिलीज हुए थे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसका जब फर्दर किया था ब्रेकडाउन, रिएक्शन जब टूटी थी तो क्या बना था? ये बने थे, ये एंड प्रोडक्ट्स थे। तो ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगी? लिबरेट हो जाएगी एज अ बाय प्रोडक्ट। क्लियर? ये तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगी। आगे कंटिन्यू ड्राई प्रोडक्ट के फॉर्म में या तो स्टोर हो जाएगी या लिबरेट कर ली जाएगी। बट ये जो 4 हाइड्रोजन प्लस आयंस है, इसका क्या होगा? सी, ये काम आएगा NADP पैकेट्स का रिडक्शन होने में। ये रिड्यूस कर देगा किसको? NADP को 4 NADPH2 मॉलिक्यूल्स के अंदर। अभी बात समझ में आई? ये 4 NADP पैकेट्स को, NADP क्या है? सेम वैसे ही जैसे ATP के मॉलिक्यूल्स होते हैं एनर्जी पैकेट्स, NADP भी सेम वैसे ही एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। इनका फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड डाइफॉस्फेट। क्लियर? तो ये जो निकोटिनामाइड डाइफॉस्फेट के जो 4 मॉलिक्यूल्स है, वो 4 हाइड्रोजन के जो आयंस है वो इनको क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे एंड फॉर्म NADPH2 पैकेट्स, जो फर्दर क्या करेगा? रिएक्शन के अंदर एनर्जी के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। क्लियर? तो ये तो हो गई कंप्लीट फोटोलाइसिस की प्रोसेस। याद है? अच्छे से समझ आया? नाउ द थर्ड वन इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर हो गई बात? चलो नेक्स्ट आएगा जो इसका लास्ट स्टेप है, दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सिंपल सी प्रोसेस है। अभी तक हम वर्डिंग में फोटोसिंथेसिस समझ रहे थे एक सिंगल केमिकल रिएक्शन में, बस उसी केमिकल रिएक्शन को हमने क्या किया? ब्रेकअप पार्ट किया और एक एक स्टेप को समझा। नाउ द थर्ड रिएक्शन इज थर्ड स्टेप इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसके प्रोसेस में क्या होगा? इन दिस प्रोसेस ATP इज फॉर्म। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान क्या हो रहा है? ATP के फॉर्मेशन। नॉर्मल सी बात है, एट द एंड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान एट द एंड क्या बन रहा है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन। क्लियर? शुगर्स का फॉर्मेशन, शुगर का ब्रेकडाउन होता है तो ATP का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? अब ये ATP का फॉर्मेशन किसकी वजह से होगा? ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट, विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप। इसकी प्रेजेंस में ही ATP का फॉर्मेशन होगा इन फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन cycle. Okay, photophosphorylation process in which ATP is formed with the help of inorganic phosphate. Okay, अब इतनी सी बात समझ आ गई? लाइट रिएक्शन आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। मैंने तीनों स्टेप्स एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट वन इज डार्क रिएक्शन। अब मैं आपको डार्क रिएक्शन समझाऊंगी। ओके डियर, तो फर्दर मैं आपको अब बताऊंगी डार्क रिएक्शन, ठीक है? सेकंड जो हम पढ़ेंगे दैट इज डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन हमने जान लिया, which takes place in the presence of sunlight, but वहीं उसके opposite डार्क रिएक्शन की बात करें, takes place in absence of sunlight। ये sunlight की absence में प्लेस करती है, ठीक है? डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज केल्विन साइकिल या फिर और C3 साइकिल, एज बिकॉज क्योंकि इसमें 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि इसका मेन जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो C3 मतलब
3 कार्बन का प्रोडक्ट है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, आल्सो फॉर्म PGA, शॉर्ट फॉर्म फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसलिए इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसकी जो डिस्कवरी की मैं बात करूं भाई, कैल्विन साइकिल कहां से आया, तो डिस्कवरी की बात करें भाई, इट वाज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन कैल्विन। ठीक है, और भी अदर साइंटिस्ट थे, बट मेजर रोल इनका था, मेल्विन कैल्विन का, दैट्स व्हाई साइकिल का नाम कैल्विन साइकिल रख दिया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि ये कहां पे होता है, साइट स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड। ठीक है, स्ट्रोमा रीजन जो जेली लाइक सब्सटेंस है, जिस तरीके से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, लिक्विड रीजन, सेम ऐसे प्लास्टिक के अंदर भी मैंने फर्दर अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाकर बताया था आपको कि जो लाइट रिएक्शन है वो तो मेम्ब्रेनस लेयर हाइलाकाइड्स के अंदर चलती है, ग्रानम के अंदर चलती है, इसके अलावा जो एंटायर प्लास्टिक के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ है, फ्लूइड जो भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, उसके अंदर डार्क रिएक्शन चलती है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं हम। अब फर्दर इसके स्टेप्स को देख लेते हैं हम कि इसमें कितनी स्टेप्स होती है। डार्क रिएक्शंस अगेन हैविंग 3 रिएक्शन, द वेरी फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन। अब कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या हुआ, जो साइकिल जब इसकी स्टार्ट होती है, द वेरी फर्स्ट 3 कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्लियर, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली 3 रहते हैं। क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसमें एनटीएससी बेस्ड लेवल पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि बनता क्वेश्चन इसी से ही है कि कार्बन डाइऑक्सेप्टर दैट इज RUBP, ये एक एंजाइम है जो जैसे ही कार्बन नाइट के दौरान जब रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, कैप्चर करेगा, उसको पकड़ेगा, किसके अंदर, साइकिल के अंदर। ठीक है, ये जो RUBP है, दिस इज अ कार्बोक्सिलेज एंजाइम, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर RUBP कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, अब ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम कौन से हैं, ये भी याद रखना है, रुबिस्को एंजाइम और पेप्को एंजाइम। ठीक है, ये 2 एंजाइम है जिसकी प्रेजेंस में भाई प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर ऑलरेडी ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाई, बिकॉज इनका फॉर्मेशन होता है कैल्विन साइकिल के दौरान, और यही फॉर्मेशन बार बार क्या करेगा, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करी जाती है उसको फर्दर क्या करेगा, कैप्चर करेगा साइकिल के अंदर, और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन को फर्दर क्या करेगा, G3P मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट करेगा, G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्लियर, और जो इसका मेजर प्रोडक्ट है, जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या है, फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, 3 molecules of phosphoglyceric acid also called as PGA। क्लियर हो गई बात, साइकिल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर RUBP वो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फर्दर इस रिएक्शन में आपको एक चीज और जाननी है बेटा कि इस रिएक्शन में माय डियर, लाइट रिएक्शन के दौरान एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर हो गई बात, कैसे, ADP molecules get converted into ATP, NADP molecules get converted into NADPH2, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। क्लियर, बट इन द डार्क रिएक्शन उल्टा है, क्या, एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता है यहाँ पे जिनके दौरान जो एनर्जी का फॉर्मेशन हो गया है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो हो गया है, शुगर्स के फॉर्मेशन जो हो चुके हैं, उसको ये क्या करेंगे, यूज करते हैं, ATP के यूज करते हैं ADP के फॉर्मेशन में, NADPH2 के पैकेट्स को यूज करते हैं NADP के फॉर्मेशन में।
ये यहाँ पे रिवर्स चलता है. They have to take energy packets to further form the compounds, to further form the products like G3P, like PGA. Clear? तो ये चीज आपको याद रखनी है. फर्स्ट थिंग आपको क्या याद रखनी है, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के दौरान कार्बोक्सिलेज एंजाइम हेल्प करता है, दैट इज आरयूबीपी बोल सकते हो या रुबिस्को एंजाइम. रुबिस्को एंजाइम नाम आपको बेटर याद रखना है. क्लियर? रुबिस्को एंजाइम या फिर पेप्को एंजाइम, जो कि क्या करेगा, दिस इज अ कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो कि कैप्चर करेगा कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? एंड साइकिल गोज करेगी. फिर G3P मॉलिक्यूल्स ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉर्मेशन होगा एंड द मेजर प्रोडक्ट इज फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एसिड. फॉस्फोग्लिसरॉल एसिड फॉर्म होगा. चलिए अब सेकंड क्या होगा. अच्छा एक चीज और, जस्ट बिकॉज कि इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज C3 साइकिल. इसके अलावा एक C4 साइकिल भी होती है, उसमें 4 कार्बन्स के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. ठीक है? जिस तरीके से डार्क रिएक्शन आल्सो कॉल्ड एज C3 साइकिल, उसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वही C4 साइकिल में 4 कार्बन कंपाउंड बनता है एज अ प्रोडक्ट व्हिच इज कॉल्ड एज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. इसका भी क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. Another process is, the first one is carboxylation, now the formation of glucose. Clear? चलिए अब ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे, जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कैप्चर किया था, वही फर्दर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगी, एसिमिलेट करेगी. एसिमिलेट मतलब अभी मैंने आपको बताया एनर्जी के पैकेट्स को लेगी, वो एनर्जी को लेगी, वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगी. इस रिएक्शन के दौरान इनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है किसके फॉर्मेशन में, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. ठीक है? क्योंकि सनलाइट तो आ नहीं रही. अब सनलाइट नहीं आ रही तो नॉर्मल सी बात है बेटा, एनर्जी फोटोन्स नहीं आ रहे हैं कि नेचुरली इनको एनर्जी फोटोन्स मिले, तो इसलिए इनको क्या चाहिए, दिन के दौरान जो एनर्जी पैकेट्स बने हैं वो उसी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं किसके फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में. ठीक है? तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन गेट कन्वर्टेड इनटू द, जब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कन्वर्ट प्रोड्यूस करेंगे कितने, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, तो शुगर का फॉर्मेशन होगा. एंड द नेक्स्ट वन इज, जो लास्ट रिएक्शन है दैट इज, लास्ट स्टेप है दैट इज रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी. दोबारा आरयूबीपी का मॉलिक्यूल, सी आरयूबीपी का मॉलिक्यूल इज वेरी नेसेसरी फॉर द C3 साइकिल, क्योंकि इसी की वजह से साइकिल गो ऑन एंड ऑन चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, क्योंकि यही मॉलिक्यूल है, यही एंजाइम रुबिस्को एंजाइम जो क्या करेगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन को, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा. यही बाद में क्या करेगा, फर्दर पीजीए मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में, शुगर के फॉर्मेशन में. ठीक है? और फर्दर आरयूबीपी का जनरेशन होगा एंड फर्दर वो क्या करेगा, साइकिल में दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को कैप्चर करेगा. तो एट द एंड दोबारा से इसके मॉलिक्यूल्स का, इस एंजाइम का जनरेशन होना जरूरी है, दोबारा इसके प्रोडक्शन का होना जरूरी है, क्योंकि आरयूबीपी नहीं होगा तो नॉर्मल सी बात है एट द एंड जब आरयूबीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो C3 मॉलिक्यूल्स को कैप्चर साइकिल के अंदर कैसे करेंगे, तो इसीलिए एट द एंड प्रोडक्ट्स आरयूबीपी के फॉर्मेशन होगा. अगेन ये साइकिल के अंदर इसको कैप्चर करेगा एंड अगेन इन द फॉर्म ऑफ G3P एंड PGA. इस तरीके से साइकिल चलती है. क्लियर? तो आरयूबीपी का फुल फॉर्म ये भी देख लीजिए, समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है कि आरयूबीपी मॉलिक्यूल्स का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज राइबोलोज 1,3 बाई फॉस्फेट. ठीक है? अकॉर्डिंग टू द यूनिसेफ हम राइट करते हैं राइबोलेज 1,3 बाइफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म है. समटाइम क्वेश्चन इससे भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ या व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ आरयूबीपी. क्वेश्चन ऐसे बन के आ जाता है, व्हिच इज द मेन एंजाइम और व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ द डार्क रिएक्शन, या व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन द डार्क रिएक्शन. सो मेन रीजन क्या है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम दैट इज रुबिस्को या फिर आरयूबीपी. तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनकर आता है. क्लियर हो गई बात? आरयूबीपी के रीजनरेशन के दौरान किसका फॉर्मेशन करेंगे, ये अगेन ग्लूकोज का फॉर्मेशन, जो कि किसमें हेल्प करेगा, हेल्प इन
प्रोवाइडिंग एनर्जी टू प्लांट्स। समझ सी बात है, शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है तो शुगर क्या प्रोवाइड करेगी, एनर्जी प्रोवाइड करेगी। दिन के टाइम पे जो शुगर का फॉर्मेशन है वो किसकी वजह से हो रहा है, सनलाइट की वजह से। रात के टाइम पे शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है किसकी वजह से, विद द हेल्प ऑफ कैप्चर्ड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन एंड विद द हेल्प ऑफ आरयूबीपी मॉलिक्यूल, जो एनर्जी को लेकर शुगर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर हो गई। यहाँ पे कहीं पे भी लाइट का एनर्जी फोटोन्स की बात नहीं करी है, यहाँ पे बात करी है पर्टिकुलर एनर्जी को यूज करने की, ना कि एनर्जी को यूज करके एनर्जी की फॉर्मेशन की। यहाँ पे कोई एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी यूज करी जा रही है ताकि ड्यूरिंग द नाइट टाइम प्लांट्स लिविंग मोड पे रहे, लाइव मोड पे रहे, डेड नहीं हो जाए। ठीक है, इसलिए आरयूबीपी अगेन क्या करेगा, दोबारा जनरेट होगा, शुगर का फॉर्मेशन दोबारा से कन्वर्ट कर देगा, दोबारा से शुगर का फॉर्मेशन करेगा, जो कि ये शुगर फर्दर फिर बाद में एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी और जिस वजह से प्लांट्स में फर्दर उसकी ग्रोथ, उसका प्रोडक्शन जो भी है वो सब चलेगा। क्लियर हो गई बात। सो ये एंटायर प्रोसेस है डार्क रिएक्शन की। आई होप आपको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन अच्छे से समझ आ गई होगी। चलो, अभी कोई डाउट तो मुझे जरूर मैसेज करना बच्चों। नेक्स्ट हम जानते हैं अब न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हम अपने एनसीईआरटी टॉपिक पर आ जाते हैं, अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्लियर। वेरी फर्स्ट मैं बात करना चाहूंगी न्यूट्रिशन के प्रोसेस की, कि न्यूट्रिशन में कितने स्टेप्स होते हैं, न्यूट्रिशन के प्रोसेसेस क्या है। सो वेरी फर्स्ट इज इंजेशन, सेकेंड वन इज डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन and the fifth one is egestion। ठीक है, डोंट टेक इट इन अ इजी वे। आप लोग बच्चों प्लीज इसको इन स्टेप्स को इजी वे में मत लेना कि आंटी कि ये तो ऐसा ऐसा है, सिंपल है। समटाइम क्वेश्चन इससे मेंड होके आ जाते हैं, तो समझना न्यूट्रिशन, मैं अमीबा की बात नहीं कर रही हूँ अभी, मैं सिर्फ नॉर्मल न्यूट्रिशन की बात कर रही हूँ, होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात कर रही हूँ कि उसमें क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक, ये जो स्टेप्स है वो किसके अंदर है, होलोजोइक न्यूट्रिशन की मैं बात कर रही हूँ। ठीक, हमने कल भी बात करी थी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर पर्टिकुलर स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं जिस प्रोसेस में खाने का डाइजेशन होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्जन होता है। तो इंजेशन का मतलब तो क्या हो गया, इनटेकिंग ऑफ फूड। अब इनटेकिंग ऑफ फूड थ्रू आवर बकल कैविटी और थ्रू आवर माउथ। नेक्स्ट आ गया डाइजेशन, जैसे ही हमने कोई भी फूड ईट किया वो कहाँ गया, स्टमक तक गया, एंड देन वहां पे वेरी फर्स्ट डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा माउथ में, बिकॉज वी हैव एन अमाइलेज एंजाइम इन इट। फिर उसके बाद जाएगा स्टमक में, वहां पे प्रोटीन्स एंड फैट्स, लिवर की वजह से फैटी एसिड्स वगैरह कन्वर्जन होगा। ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपल सब्सटेंसेस में डाइजेस्ट होना, ब्रेक डाउन होना। तीसरा आ गया एब्जॉर्प्शन। अब क्योंकि फूड क्या हो गए, मैक्सिमम डाइजेशन स्टमक, एंड देन उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया विद द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स और लिवर एंजाइम्स। ठीक है, बाइल जूसेस वगैरह की वजह से हो गया। अब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि जूसेस कन्वर्जन हो गया, फूड का जूसेस में कन्वर्जन हो गया, एंजाइम्स मिल गए इसके अंदर, एंजाइम्स ने कन्वर्जन कर दिया, सिंपल सब्सटेंसेस में फॉर्मेशन हो गया। अब जो स्टमक की जो लाइनिंग है, सेल वॉल लाइनिंग, सेल मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग है वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, एंड फर्दर वो फूड जूसेस कहाँ जाएंगे, ब्लड वेसल्स में जाएंगे। ठीक है, ब्लड वेसल्स में पर्टिकुलर फूड जूसेस कहाँ, ब्लड के अंदर मिक्स होकर फिर पूरी बॉडी में फ्लो करेंगे। रेस्पिरेशन सिस्टम के दौरान जो ऑक्सीजन आएगी उसके साथ रिएक्ट करेंगे एंड फॉर्म एनर्जी। ठीक, एसिमिलेशन प्रोसेस। द फोर्थ वन इज एसिमिलेशन, इसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। प्रॉपर एब्जॉर्प्शन फूड का, एक एक सेल तक फूड क्या होगा, पहुंचेगा, फूड इन द सेंस एनर्जी कंफर्म वहां पे पहुंचेगी, फूड पार्टिकल्स, वहां पे एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। The third and the last one is egestion. Egestion process, undigested waste particle क्या होगा, बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा। अब ये स्टेप्स तो सिंपल है, बट इन स्टेप्स को किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, which is related to the body parts, पर्टिकुलर जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उससे रिलेटेड इन स्टेप्स को पूछा जाता है। तो फर्दर जब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे स्टमक, माउथ, इंटेस्टाइन, तो आपको इन
स्टेप्स को उसके साथ रिकॉग्नाइज करके याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब क्योंकि अमीबा के अंदर भी सेम होलोजोइक न्यूट्रिशन है, सो अमीबा आल्सो फॉलोइंग ऑल दीज 5 स्टेप्स एज सेम एज अस, ठीक है। चलिए, तो पहले हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, इंजेक्शन। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैं आपको शो करती हूँ। We all know that amoeba is a unicellular organism और इसकी कोई भी शेप नहीं है, क्लियर। इसकी कोई भी एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, यूनिसेलुलर है, जैसे चाहे मूव करता है, क्लियर। अब जैसे ही कोई फूड पार्टिकल इसके पास आता है, जैसे ही कोई पर्टिकुलर फूड पार्टिकल है, ये क्या है, एक फूड पार्टिकल है और ये है हमारा अमीबा, ठीक है। चलिए, इमेजिन करो कि फूड पार्टिकल अमीबा के पास आ रहा है, ठीक। अब ये अमीबा क्या होगा, या फिर अमीबा को सेंसेस हो गए कि फूड पार्टिकल उसके आसपास है, तो तुरंत वो क्या करेगा, अमीबा क्या करेगा, अपने सीडोपोडियाज को रिलीज करेगा। एंड वी ऑल नो व्हाट इज सीडोपोडियाज। सीडोपोडियाज हमें पता है क्या है, क्या है सीडोपोडियाज। सीडोपोडियाज आर द फॉल्स लेग्स या फॉल्स फीट, ठीक। और ये क्या है, फूड पार्टिकल, क्लियर। ये फूड पार्टिकल है, अमीबा प्रेजेंट इन वाटर, मडी, बहुत ही स्टैग्नेंट वाटर जो होता है वहां पे प्रेजेंट है, क्लियर होगी बात। चलिए, फूड पार्टिकल आ रहा है या ये फूड पार्टिकल के पास जा रहा है, फर्दर क्या होगा, ये जो अमीबा है, इसकी जो सीडोपोडियाज है वो क्या हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी, समझे। फ्यूज इन द सेंस अटैच हो जाएंगे, वो फूड पार्टिकल को क्या कर लेंगे, ग्रैब कर लेंगे, उसको कवर अप कर लेंगे। ये फूड पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस है उसका, सेंटर रीजन है। इसने क्या किया, सी दिस, ये जो प्रोटोप्लाज्म सीडोपोडियाज है वो क्या हो गए, दीज आर सीडोपोडियाज। यहाँ नहीं बताती आपको, यहाँ बता देती हूँ, दीज आर सीडोपोडिया, फॉल्स लेग्स, क्लियर। सी द वेरी फर्स्ट स्टेप कहाँ हुआ, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, इंजेक्शन प्रोसेस, मतलब टेकिंग ऑफ फूड। इसने जो फूड का intake किया, because amoeba is not having a proper structure kind of us, he or they might not have mouth, उनके पास में बसल कैविटी नहीं होती है, तो इसलिए इनके पास में सीडोपोडियाज होते हैं, ये अपने सेल को इलोंगेट कर देते हैं फर्दर और लेग्स की तरह अपीयर करके देन उसको कैप्चर कर देते हैं, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस, ठीक है। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस, मतलब ओपन ईटिंग, तुरंत से उसको क्या कर लिया, ईट कर लिया, एकदम से ग्रैब कर लिया, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, उसने ग्रैब कर लिया, अब सीडोपोडिया तो क्या हो गए, खत्म। ये हो गया अमीबा एंड अंदर क्या बन गया, एक फूड वैक्यूम, क्लियर। सी यहाँ पे दिख रहा है आपको, जैसे ये सीडोपोडिया फिक्स फ्यूज हो जाएंगे, यहाँ से ये वॉल क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी और ये लाइनिंग तो प्रॉपर बन गई, और सेम यहाँ पे क्या हो गया, इस तरीके से स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, मतलब ये फूड वैक्यूल बन जाएगा, फूड के चारों तरफ क्या हो जाएगी, वैक्यूल बन जाएगी, बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड फूड वैक्यूल, क्लियर हो गई बात। चलिए, अब फूड वैक्यूल में क्या होगा, अब डाइजेशन की प्रोसेस होगी, हियर डाइजेशन प्रोसेस अकर, मतलब ये जो पर्टिकुलर फूड पार्टिकल है, ये क्या है, अमीबा के लिए कॉम्प्लेक्स है, इसको क्या करेगा, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगा। कौन तोड़ देगा, उसके पास कोई दांत तो है नहीं कि कट कट करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देगा, नो, पॉसिबल नहीं है। फूड वैक्यूल्स आर हैविंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। फूड वैक्यूल के पास में क्या प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, वो पर्टिकुलर डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस पर्टिकुलर फूड पार्टिकल को क्या करेंगे, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देंगे। अब क्या हुआ, फर्दर देखिए, अब फूड मॉलिक्यूल्स तो क्या हो गए, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए, ये फूड वैक्यूल क्या हो जाएगी, फूड वैक्यूल की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड को क्या कर देंगे, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे,
टूट जाएंगे, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए, ठीक है। तो ये फूड वैक्यूल क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ये गायब हो जाएगी। एंड ये जो फूड पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, पूरे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएंगे, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्लियर। और ये सारे पार्टिकल्स जब साइटोप्लाज्म में सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, एनर्जी का फॉर्मेशन करेंगे, क्लियर। यहाँ पे तो क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसे, फूड वैक्यूल क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई, तो फूड का क्या हो गया, पूरे साइटोप्लाज्म ने एब्जॉर्प्शन कर लिया, और एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन। जैसे ही फूड का एब्जॉर्प्शन एंटायर सेल में हो गया, एंटायर अमीबा की सेल में एब्जॉर्प्शन हो गया, तुरंत वहां पे हर एक एक पार्ट में एनर्जी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर हो गई बात। सो दिस इज द एंडिंग प्रोसेस कि ये अमीबा है, क्लियर। अब अमीबा ने क्या किया, सारे के सारे ये फूड पार्टिकल्स है वो सब जगह पहुंच गए और एनर्जी का फॉर्मेशन हो गया। अब एट द एंड क्या होगा, एसिमिलेशन हो गया। अब एट द एंड आ जाओ वापस से, एट द एंड क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, अभी फूड का फॉर्मेशन, सॉरी एनर्जी का फॉर्मेशन हो गया, अब डिजेशन भी तो होगा। अब क्योंकि जिस तरीके से अमीबा के पास में माउथ नहीं है, सेम ऐसे ही उसके पास में कोई भी आउटर रीजन भी नहीं है जिसके थ्रू वो डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल को इजेक्ट आउट करे, लाइक वी हैविंग एनस रीजन, ही डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ऑर्गन फॉर दिस। तो इसकी कोई भी जगह से, ये पर्टिकुलर अमीबा है, अब इसके बॉडी के अंदर खूब सारे, ये तो इसका सेल पार्टिकल्स है और ये फूड पार्टिकल्स है, ठीक है। तो ये जो फूड पार्टिकल्स है क्या होंगे, फूड पार्टिकल्स अब जब एब्जॉर्ब हो गए, एसिमिलेशन हो गया, तो सम ऑफ द फूड पार्टिकल्स गेट स्टिल इन देयर इनसाइड द सेल बॉडी। तो कोई भी एक जगह से सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, कुछ टाइम के लिए डिसॉल्व हो जाएगी या ब्रेक हो जाएगी, और वहां से सारे के सारे जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, वो थ्रो आउट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुई, एक पर्टिकुलर रीजन से सेल मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगी या ब्रेक डाउन हो जाएगी या ब्रेक हो जाएगी, और वहां से जो फूड के जो अनवांटेड पार्टिकल्स रह गए थे वो क्या कर देगा, उसको स्प्लिट आउट कर देगा, ठीक, एकदम से बिल्कुल बाहर निकाल के फेंक देगा, एंड देन फर्दर उसका क्लोज कर देगा। फर्दर क्या हो जाएगी, उसकी सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। सो दिस इज द लास्ट वन प्रोसेस, इजेशन, क्लियर। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, आई होप आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रॉपर ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड अब पढ़ाऊंगी, ठीक। नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट करेंगे, एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ऑर्गन दैट इज फ्रॉम आवर माउथ, फ्रॉम आवर बकल कैविटी, एंटायर एलिमेंट्री कैनाल की हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक अगर आपको कोई भी डाउट हो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जरूर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं।